अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान। मेरे साथ मौजूद है सैरिश, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। क्यों सैरिश साहबा? बिल्कुल जनाब, वो कहा गया है ना, क्या जबरदस्त ये गीत है, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो आज हमने जनाब आपको ज्वाइन किया। हमने सोचा कि भरपूर तरीके से जश्न मनाना है, तो स्टूडियो से नहीं नाज़रीन को ज्वाइन करना है। हम लोगों ने कायदे आज़म की रिहाइश गाह से, जहाँ पर जिंदगी का कुछ हिस्सा उन्होंने गुजारा, बहुत ही खूबसूरत ये म्यूजियम में अब तब्दील हो चुकी है, और आज हम इसकी सैर भी करवाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, नाजरीन को ये भी दिखाएंगे क्योंकि अब ये म्यूजियम बन गया है। और कुछ आखिरी दिनों में जो है वो फातिमा जिन्ना रेजिडेंसी भी जो है वो ये कहलाया है। यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ वो दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिन पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किए हुए हैं। यहाँ वो मैप मौजूद है जो कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेते हुए हमें मिला, वो पहला मैप पाकिस्तान का। पहले का अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बना था कायदे आज़म की वफात के बाद, जिस ट्रस्ट ने इसको बेचा और हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदा, और महज 51 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदी थी ये। और ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पर लोग तो ऐसे नहीं बोलते, लेकिन इसकी एक एक ईंट, इसकी एक एक चीज होती है, तारीखी है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। और जैसे कायदे आज़म ने अपना बेडरूम सजाया हुआ था, वैसे का वैसे फातिमा जिन्ना का भी जो कमरा है वो उसी हालत में यहाँ पर मौजूद है। ये भी बता दूं आपको कि जनरल अयूब के खिलाफ जो सारी सरगर्मियाँ थी, लालटेन वाली तहरीक, बिल्कुल वो भी यहीं पर सारी प्लान हुई, यहीं से वो सारी एक्टिविटीज चली थी। तो लिहाजा वो लालटेन की जो रोशनी है जिसने जमहूरियत को जला बख्शी, तो आज भी जमहूरियत हमारे अभी तक ये घर जो है वो रोशन है। और सैरिश, बड़ा मजा आता है जब आप तारीख के इन औराक को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि इतने बड़े बड़े फैसले जिन जगहों से हुए, जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे, जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम अरसा गुजारा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अगर कमरे की हम बात करें, जो कि हम अभी नाजरीन को दिखाएंगे भी, तो वहाँ उनकी वाइफ की फ़ोटो भी मौजूद है, वहाँ वो चप्पलें भी मौजूद हैं जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहना करते थे, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी सारी एसेसरीज, परफ्यूम वगैरह बहुत ही अच्छी चीज़ है। तारीख की जो खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि तारीख अपने आप को दोहराती ज़रूर है, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट में जी रहे हैं। मुझे तो बहुत दिलचस्पी होती है कि ऐसी जगह पर जाएं, जाके चीजें देखें, तारीख पढ़ें, लोगों से सुने जो वहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर इंशाल्लाह हम अंदर कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की देखभाल करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं हमसे ज्यादा, उनसे भी हम पूछें कि बताएं कौन कौन सी चीज कब कब की है और कैसे कैसे रखी गई है, कैसे इसकी हिफाजत की गई है। तो क्यों ना चले अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक साहब आए हुए, उनसे पहले जो है वो हम बात कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. कहाँ से आप? Where are you from? I come from Turkey. Turkey. Eyvallah be. Eyvallah. Kardeşim. Kardeşim. भाई उस्मान और अर्तुल देख के इतना हमें भी। After Usman and Artul. Brothers and Turkey people, brother, yes. Oh yes, Yes. brother. How do you feel here? First time in visit in Pakistan, and I cruise and found in Pakistan, Kaid Azam. yes, Founder. visit, yes, founder. Yeah. So how did you find the place? Very nice, very authentic, and I think Turkey founded in Mustafa Kemal Atatürk. Now, yes, and Mustafa Kemal Atatürk said that 100 years ago in Pakistan and Turkish people brothers. Oh, yes. Do you know the history of Pakistan about Qaid Azam? Yes, it's just now. Now you know after Yes, this. no, No problem, no problem. Okay. So what did you like the most? The dining room, the living room, the museum? Yes. Very difficult, very authentic, and Will you come again? Yes, Will you come again? 1866. Yeah. Yes, very good. Will you come again in Pakistan? Yes, yes, It's safe. yes. Oh, that's nice. Okay, Eyvallah. Okay. Eyvallah. Eyvallah. Oh, say correct. Today is 14th of August, so we want you to say Pakistan Zindabad. In camera. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you so much. और बड़ी खूबसूरत जगह, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है ये जगह। अभी हम पूरा अपने व्यूअर्स को भी जो है, अपने नाजरीन के लिए पूरा इसका एक सर्वे जो है हमने
बनवाया है वो आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले पहुंचे गाड़ियां देखने के लिए। बिल्कुल जी, हम गाड़ियां देखने के लिए आ गए और हमारे साथ रेहान साहब भी मौजूद हैं। इनका भी जो है वो तारुफ करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो जो है वो आप हमें, मैंने तो पिछले साल भी देखी थी ये गाड़ियाँ, आप जो है वो आप सैरिश को और हमें और हमारे नाजरीन को जो है वो ये गाड़ियाँ दिखाइए जो कि मोहतरमा की गाड़ियाँ हैं दोनों। एक कैडिलैक है और एक मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ है। ये दोनों गाड़ियाँ फातिमा जिला की थी। इन दोनों गाड़ियों को दोबारा से रीस्टोर कर आ जाए फिर जरा देखते हैं कि कैसे रिस्टोर हुआ है। आइए। अच्छा, मैं चाहूँगा सैरिश के पहले जो है ना वो अपने नाजरीन को ये तस्वीरें दिखाएं कि गाड़ियाँ पहले थी कैसी। तो अगर कैमरा जो है वो इन्हें जूम कर ले प्लीज़। ये वो मर्सिडीज़ है जिसके आगे बिल्कुल आप खड़ी हैं। अच्छा, मुझे रेहान साहब आप एक बात बताइएगा कि जब यहाँ पर ये गाड़ियाँ आई, क्योंकि मैंने यहाँ देखा इसकी इनॉग्रेशन 2018 में हुई है, तो उससे पहले कब ये इनको बनाया गया, क्या इसकी तारीख थोड़ी बताएंगे आप? ये आर्काइव्स डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अर्जी मिनिस्टर बने, इनके बेटे डॉक्टर जुनैद अली शाह। तो इन्होंने उन गाड़ियों को दोबारा से रिपेयर करवा के इन गाड़ियों को यहाँ म्यूजियम में रखाया। आइए सैरिश साहब, अब आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। आइए जरा गाड़ियों का जो है वो आप। फ़हीम इतनी मजबूत लग रही है जी कि आजकल की गाड़ियाँ तो आई थिंक उनकी बॉडी की जो शीट है वो तो कागज है। ये देख रही हैं आप, ये दरवाज़ा। आजकल जो गाड़ियाँ बन रही हैं ना, वो हमारे यहाँ घी के कनस्तर आते थे ना, उससे जो है उसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टील से बन रही है। साउंड चेक करें। एक किस्म की गाड़ी है कि इसका स्टीयरिंग कितना मजे का लग रहा है। इसमें गियर भी जो है वो स्टीयरिंग में ही होता है। ओह यस, एंटी। ये कितने सीसी की गाड़ी है वाली? ये एक मिनट माइक में बताएं। 3000 सीसी गाड़ी है। 3000 सीसी भाई। और ये है जी कैडिलैक। कैडिलैक। क्या बात है जी, कैडिलैक। कैडिलैक ज्यादा ऊंची और लंबी है। जाइंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऊंची मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि इन्होंने नीचे जो है वो इसके जैक्स जो है वो लगाए हुआ है। सीसी 5000 सीसी है मैम। अच्छा, और दूसरा वेरी नाइस। ओहो, मैं ट्राई करता हूँ। एक अल्लाह अकबर, अरे बाप। मैंने भी जोर लगा दिया थोड़ा सा। तीन लोग मिलके जोर लगा रहे हैं इस बोनट पे। बल ले नीचे ले आए। ये क्यों एनर्जी का ध्यान दे रहे हैं? नहीं भाई, ये तो देखें, ये तो रेहान साहब जो है वो यहाँ पर सबको तारीख के बारे में बताते हैं, तो हम थोड़ा सा जो है वो इनका इम्तिहान लेके पूछ लेते हैं। इस्तेमाल रही गाड़ी जी, कितना अर्सा इस्तेमाल में रही? वेब 1950s का मॉडल है ये, और 65-67 में डेथ हुई है मोहतरमा की, तो 15-17 साल तो गाड़ी। तो आप इसको स्टार्ट कब करते हैं, कैसे ख्याल? मैम हफ्ते में 2 से 3 बार मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, 5 से 10 मिनट के लिए दोनों गाड़ियों को, क्योंकि इसका इंजन रनिंग में रहता है मैम, इससे बैटरियाँ डाउन नहीं होती, वरना बैटरियाँ डाउन हो जाती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये गाड़ियाँ कभी इस जगह से निकली हैं जब से यहाँ पर आई हैं या नहीं? नहीं सर। वैसे सारी ज़रा देखें अगर आप इन गाड़ियों को, तो मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि वो वक्त याद करें कि जब मोहतरमा जो है वो इस गाड़ी में बैठती होंगी और निकलती होगी उनकी रैली, तो क्या एक दौर, क्या एक जज्बा, क्या एक जिद्दत रहती होगी। अच्छा, मैं यकीन करें कि इसको देख के ये फील कर रही हूँ कि ये कैसे, इसमें ड्राइव का कितना मजा आता होगा। वाकई। नहीं, आप कोशिश करें दरवाज़ा खोलने की, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि आपने कोशिश की, ये खुल गया जी। तो यहाँ बैठ सकती हूँ? अलाउ नहीं है तो फिर रहने देते हैं। अब मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया कि बिना रेहान साहब हम चलते हैं वो मंजर देखने के लिए जो देखने के लिए हमारे व्यूअर्स भी जो हैं बेताब है, बेचैन है, कि जहाँ पर आराम फरमाते थे कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, जहाँ मीटिंग्स किया करते थे, जहाँ खाना खाते थे। क्यों सैरिश? बिल्कुल सैरिश जी, चलते हैं वहाँ पे। रेहान साहब भी हमारे साथ साथ है, जो हमें साथ साथ बताएंगे कि जनाब किस तरह ख्याल रखते हैं, मेंटेनेंस पे क्या खर्चा आता है जी। तो रेहान साहब, अब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे? पहले माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाउस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी। कायदे आज़म की रैलिक्स रखी हुई है, और 5 रैलिक्स ज़बरदस्त। जो उनकी दिल्ली और मुंबई से आया था फर्नीचर, वो उनके जो जेरे समाज था, वो मुंबई वाले घर, दिल्ली वाले घर का फर्नीचर है। तो आइए फिर देखते हैं। आ जाए, आइए सैरिश। दिल्ली और मुंबई के घर से आया हुआ फर्नीचर, यानी करीब 100 साल पुराना तो होगा आराम से। 100 years old। 100 साल पुराना फर्नीचर देखते हैं सैरिश। हम लोग रेजिडेंसी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बड़ी एंटीक किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैंने आगे चलते हैं स्टडी रूम की तरफ, इसके बाद हम पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या है। और रेहान साहब आप बताइए साथ साथ हमें यहाँ पे क्या क्या है। ये मैं कायदे आज़म का स्टडी रूम, ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली और मुंबई से आया था, पहले के ज़ेरे इस्तेमाल था। ओरिजिनल, सिर्फ वाइट बॉर्ड के अलावा पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है।
जैसे ये सोफा सेट है, आगे जाके मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा कायदे-आज़म अपार्टमेंट जनाब बैठे हुए हैं। वाह, ऐसे आपको 3 मैप मिलेंगे। इस मैप की तरह बताएं डिटेल। पहले डिसाइड कुछ और हुआ था जो पाकिस्तान को ज़्यादा एरिया मिल रहा, वो ये मैप है। हाँ वो ये मैप है। एक स्टडी रूम है, एक नीचे के ड्राइंग रूम में, एक ऊपर के ड्राइंग। इस मैप में पिक्चर किसकी है? कायदे-आज़म की है। जी जी अच्छा, कायदे-आज़म की पिक्चर है, दूर से कुछ मुख्तलिफ लग रही है। जी। अच्छा, ये जो गोल्डन हुआ है एरा, जो कि हमारा कैमरा में भी दिखा भी रहा है, एरिया जो गोल्डन है, ये पहले पाकिस्तान बनना था और मिला हमें कुछ और ऐसे 3 मैप जो है वो सिर्फ मौजूद है, जो कि तीनों इसी रेजिडेंसी में। जी। वो सुवेनियर कहाँ से मिला है? वो भी दिल्ली वाले घर से ही आया। जी। क्या देखे तुझे, कितना खूबसूरत मंजर है। सारी ठीक है। और वो छड़ी रेस्क्यू हुई है। वो सीखे कायदे-आज़म की लॉ बुक्स भी रखी हुई है। मैं आपका कैमरामैन कवर कर जी जी, और ये टेलीफोन सेट देखे कितना प्यारा लग रहा है। विक्टोरियन स्टाइल का बिल्कुल। सेट है। और जाहिर सी बात है, उस जमाने में तो फिर विक्टोरियन ही होना था सब कुछ। आज नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम? सर मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए। आइए मेहमान आना देखेंगे अब हम। अच्छा जी, तो अब हम ड्राइंग रूम की जाने बढ़ रहे हैं और देखते हैं ड्राइंग रूम, जहाँ पर अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना फ़हीम आप, कितनी खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ये टीक होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बर्मा टीक मुझे लग रहा है, क्योंकि लाल दियार है। दियार है। ओ हो। बस, और ये क्या चीज़ है? ये बर्मा टी। ये बर्मा टीक। नहीं मतलब ये टेबल किस मकसद के लिए होगी यहाँ पे? बस किसी भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। सही। आइए जी। अच्छा, आप इसमें, और सामने हमारे बिल्कुल क्रॉकरी के लिए ये मैम चाइना एंड जापान ने सोवेनियर्स 48 में कायदे-आज़म को गिफ्ट किए थे द गोल्ड प्लेटेड है मैम। ओके। ये चाइनीज है मैम, ये जापानीज वाह, गोल्ड का पानी। सोवेनियर। वेरी गुड। सना जी आइए अंदर चलते आइए ड्राइंग रूम में। हैं। रेहान साहब आप आगे आइए। ओके जी, जबरदस्त, बेहतरीन। मैम ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज होता था। सेकंड मैप ये सामने है। अच्छा, ये सेकंड मैप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई। हाँ मैम, ये चाइनीज स्टाइल है। चाइनीज स्टाइल है, आप इस पे शो पीस भी रख सकती थी, कोई डॉक्यूमेंट्स के कागजात भी रखनी। अच्छा, सोफा सेट इतना खूबसूरत है फ़हीम की, ये दिखने में लग रहा है कि बहुत मजबूत होगा। उस दौर की चीजें जो है वो बड़ी पायदार और मजबूत है। अच्छा, और ये सामने जो रखा हुआ है ये डेकोरेशन पीस, ये जहाँ ये एस्ट्रा है सिगरेट की, इसका अच्छा मॉडल है, पीएफ म्यूजियम में रखा गया है जहाज का, जिसमें कायदे-आज़म ने सफर। अच्छा ये उसका मॉडल है। जी। जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत। और बस सिर्फ आप ये सोचें सैरिश कि वहाँ पर जो है वो जिना साहब तशरीफ फरमाते थे और उनके जितने भी गेस्ट होते थे यहाँ पर आके बैठते थे, बातें होती थी, और क्या माहौल होता होगा उस वक्त का, क्या वाइब्रेंस होती होगी। आई कैन स्टिल फील इट। यहाँ आके यहाँ की हवा में एक चीज़ ऐसी मौजूद है, और आई एम श्योर कि ये जो कारपेट है ये भी दिल्ली से ही आया है, वो ये तो ईरानी है। मुंबई से आया था सर। बिल्कुल। ये आप वो खुला हुआ है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। ये रीस्टोर हुआ था 1988 में। सैयद अजहर समदानी रेल कारपेट लाहौर से 50 ईयर्स के लिए ओरिजिनल कारपेट। ओह, ये हैंडमेड कारपेट है। क्या बात है, जबरदस्त। यार हम तो जितनी भी चीजें सारी ही कीमती है, मॉल को बनाया हुआ है, उनकी तो हर चीज से हमें प्यार है। अब आप हमें डाइनिंग रूम दिखाएं, मैं तो कहूँगा चलें। आ जाए। मैं नमक खाने की जाने पड़ते हैं, जैसे सर कलर डाइनिंग का गाड़ी रखी हुई है तो जाने के लिए यहाँ पे पूरी इनकी क्रॉकरी और ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आपको बताई जी। यहाँ पर जो है वो हैंड वॉश हुआ करता था, इसमें पानी, यहाँ पर हाथ धुलते थे सारे मेहमानों के जो भी आते थे। और ये है वो स्टडी रूम का सोफा। और मैं ये बता दूं कि फ़हीम मुझे इसलिए सब कुछ बता रहे हैं साथ साथ कि मैं भी यहाँ पहली दफ़ा आई। हाँ, इसलिए मैं ज़रा ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें याद भी हैं और पता भी हैं। आप मेरे ख्याल में आप क्रॉकरी देख जी, क्रॉकरी देखिए जनाब, यहाँ पे बड़ी एंटीक किस्म की क्रॉकरी है। ये पुरानी, ये बर्तन अब नहीं मिलते जो उस जमाने में हुआ करते थे। इतने खूबसूरत ये बर्तन है, और ये सामने पे जो स्टैंड्स हैं ये इनमें भी क्रॉकरी ही है, और यहाँ पे भी क्रॉकरी ही पड़ी हुई है। ये सारी बड़ी अच्छी बात है कि इसको महफूज रखा गया ताकि कुछ तो जाहिर है कि हम भी फील करेंगे देख के। रियान साहब कितने पुराने बर्तन होंगे ये भी दिल्ली से? ये तो दिल्ली है नहीं, ये भी दिल्ली में वाले वही से तो शदीद यानी ये कहा जाता मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार था, मुल्क से था। अब मेरे ख्याल में डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं। अच्छा, डाइनिंग रूम में सबसे खूबसूरत जो चीज है वो डाइनिंग टेबल ही है, और चेयर्स भी बिल्कुल। चेयर ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ है रियान साहब? सर ये अखरोट की लकड़ी है, अखरोट नोट का काम हुआ है। ये 3 पीसेस की डाइनिंग टेबल है, 12 चेयर है। ये कायदे-आज़म की अदर सिस्टर होती थी शीरी जिना, उन्होंने कायदे-आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर S/J लिखा हुआ है।
सीरीज इनिशियल्स। और ये मेरे ख्याल में जो कॉलोनी बनी हुई है वो भी उन्हीं को डेडिकेट की गई है। आए मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेन एंट्रेंस, इस हाउस का मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं। आइए जी, तो अब आप हमें मेन एंट्रेंस दिखाने लगे हैं घर का। ये हाउस का मेन एंट्रेंस हुआ था। ये जो पोर्ट से डायरेक्ट अंदर आ रहा है ये वो है। ये कर्टन्स आप लोग कब कब धुलवाते हैं? मैम हर 3 मंथ के बाद। अच्छा, और कितने लोग हैं जो कि मतलब लेबर जो कि सारे घर की सफाई करती है? क्योंकि हमें पता है जाने लग जाते हैं, मट्टी आ जाती है, तो कैसे सफाई होती है फिर? मैम यहाँ हमारे पास स्टाफ की कमी है, फिर भी हमने 4 बंदे रखे हैं जो म्यूजियम की रैलीज को सब करते हैं और डेली बेसिस पे होती है। जबरदस्त। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी ही खूबसूरत सी चीज जो है नजर आ रही है, जिससे आप बड़ी मुतासिर भी हुई थी सारी, वो है सोफा सेट। आप यकीन करें कि अगर मेरे बस में होना तो मैं किसी को लेके आऊँ, बोलूँ कि मुझे इस स्टाइल का सोफा चाहिए। वाकई, और उस जमाने का फैशन देखें। हाँ, ये सिप्पियाँ जो होती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा था फ़हीम, ये कुछ वो जहन में था बनाने वाले की, तो इसने वो उसको वो शक्ल शैल टाइप का जो है सी शैल इन्होंने बनाया है प्रॉपर, और उसी तरह के वेटिंग एरिया, और इसके साथ ही मेरे ख्याल में जो कोट्स वगैरह ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, जो मैंने आपको सेटिंग रूम के साथ दिखाया था। ये है ड्राइंग रूम का। क्यों ना ऊपर चले, इन कमरे जो है वो देखते हैं रियान साहब। आइए आपको वहाँ पे आ जाए। और यहाँ पर खूबसूरत सी तस्वीर भी लगी हुई है जगह जगह सारी, अगर आप तो हिस्ट्री जो है वो दीवारों से चीख चीख के आवाजें लगा रही है कि हम जिंदा हैं। रती जी ना पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना, कायदे आज़म मोहम्मद जिना एंड डॉटर ऑफ द कायदे आज़म टीना मीडिया, जिनका भी 2 साल पहले न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। जी जी, सही है। सेकेंड फोटोग्राफ 1896 का है, जब कायदे आज़म बैरिस्टर हुए थे तो उनके फादर को ये तस्वीर अपनी हैंड राइटिंग में भेजी थी। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली 4 दिसंबर 1896। ये डिग्री लेने के बाद की, यानी उस वक्त जब कॉलेज में प्रेजेंटिंग होती थी तो वो इन कपड़ों में होती थी, गाउन वगैरह जो है वो नहीं होती थी। वेरी गुड। तीसरा फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की तस्वीर। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अब रियान साहब अगला, ये सर फातिमा जिना का बेडरूम है। अरे, और इसके बाहर लिखा हुआ है मोहतरमा फातिमा जिना लिव्ड इन दिस बेडरूम फ्रॉम 1948 टू 1964। और ये जो चेयर यहाँ पे रखी गई है उसके बारे से बताया गया मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ लोकल क्राफ्ट्समैनशिप। तो आके देखते हैं कि जनाब ये कौन सा चेयर सेट है। अच्छा जी, तो ये जनाब सबसे पहले तो मैं जो मेरी नज़र है वो इस लालटेन पे गई है। जी मैम, वो फोटोग्राफ से जो 1964 का इलेक्शन लड़ा था यूब खान से, तो फातिमा जिना का इंतखाबी निशान लालटेन था, उसका फोटोग्राफ है। सही से जी मैम। ये किसी ने उन्हें तोहफा दिया है कुछ? नहीं, मीर रसूल बख्श तालपुर तालपुर ने दिया है। उन्होंने ये दिया था। बेड के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगी ओरिजिनल स्लीपर्स है फातिमा जिना की। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। अच्छा, और ये सवाल आपने किया था सहरिश, यहाँ आने से पहले मैं चाहूंगा कि वो नाज़रीन के लिए भी करें जो आपने बेड क्या। मैंने ये सवाल किया था कि बेडशीट क्या आप लोगों ने डाली है, लेकिन मुझे रेहान साहब ने बताया कि बेडशीट भी उसी दौर की है। उसी दौर की। तो ये बेडशीट भी दिल्ली से आई थी। दिल्ली और स्ट्रक्चर भी देखें आप, रूम का जो पोजीशनिंग की हुई है वो दीवार के साथ जो है वो बेड नहीं लगा हुआ और सेंटर में लगा हुआ। सेंटर में लगा हुआ। और ये सामने ये बुक शेल्फ है ना, शू रैक भी। अच्छा, शू रैक भी कह सकते हैं इसको, सही। और ये कबर्ड है। कबर्ड। तो कुछ कपड़े भी रखे हुए या नहीं? फातिमा जिना के मैम कपड़े नहीं है, कायदे आज़म के। अच्छा, उसमें क्या है ड्रेसिंग टेबल पे जो रखा हुआ है? ये ज्वेलरी बॉक्स है फातिमा जिना का मैम। जब मैं इसको खोल के देख सकती हूँ, खुलेगा? जी मैम। अच्छा, और देखिए ये भी कितना एंटीक है। चल, ओह अच्छा, वेरी नाइस। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स, ये भी अच्छा खासा हैवी है, मजबूत है। और इसमें कुछ बना हुआ भी है मेरे ख्याल में चाइना की तरफ से। चाइना है यहाँ, बिल्कुल। वासेस भी हैं और जो डेकोरेशन की चीजें हैं वो ज्यादातर चाइना और जापान। बताऊँ फाइन, मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल जब हम इतना आगे आ गए हैं, चीजें इतनी एडवांस और मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन ये चीजें घर में पड़ी हुई उसी तरह खूबसूरत लगती है जैसे ये आज लग रही है यहाँ पे। और एक और मजे की चीज जो कि हमने यहाँ पे देखी है सहरिश, के उस जमाने में कितना आसान था रहना। आज हमें एसी भी चाहिए, आज हमें फ्रिज भी चाहिए, आज हमारी सहूलियात इतनी, बल्कि मैं ये कहूँगा बेडरूम में छोटी फ्रिज रख लेते हैं। उस जमाने के बादशाहों से लाख दर्जे अच्छी जिंदगी आज हमारे मिडिल क्लास के लोग गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये देखें आर्किटेक्ट जो इस चेयर पे हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? ये आर्किटेक्ट ही होता है ना, ये जो आप बाहर पढ़ रही थी ना,
यही चेयर है गालिबन जिसके बारे में आप पढ़ रहे ये थे। दोनों मुख्तलिफ हैं। ये एक स्पेशल चेयर है और ये बड़ी जबरदस्त है बिल्कुल। अब हम चलते हैं कायदे आज़म के रूम में। फातिमा जिन्ना का ड्रेसिंग इसे रूम है, चलेंगे जबरदस्त। आइए जी, चले ये तस्वीर के बारे में बताएं। सर, ये ये- खान सबाती हाँ, ये 1964 की है। फातिमा जिन्ना इजलास की सदारत कर रही हैं सर इलेक्शन के दौरान। इस स्टडी रूम का फोटोग्राफ है। ये मुस्लिम लीग के अरकान बैठे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, यार जबरदस्त। और ये जो स्टडी रूम गए थे ये उसी का फोटोग्राफ है। ये टिप वही टेबल जाएंगे ना हम अभी तो नीचे वाला, सबसे पहला वाला रूम स्टडी रूम। पहले वाला रूम जो है। ठीक, आए जी जी अभी हमने ड्रेसिंग रूम दिखाना है और ड्रेसिंग रूम माशाल्लाह। कि ये किसी भी फंक्शन और ओकेजन के लिए वो यहाँ पर तैयार होती थी। ज्वेलरी बॉक्स है, 2 परफ्यूम बॉटल्स है और उसके अलावा रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जनाब, अच्छा यहाँ पे इसको असल में जैसे कि फहीम ने बताया ड्रेसिंग टेबल कहेंगे। वैसे तो हर कमरे में शीशा मौजूद है, लेकिन जो सिंगार की टेबल है वो ये वाली है। इस पर आप ज्वेलरी बॉक्स भी देख रहे हैं, 2 परफ्यूम बॉटल्स भी है। और अगर कैमरामैन अगर पीछे से दिखाए तो पीछे जनाब चेंजिंग के लिए उन्होंने एक कंपार्टमेंट लगाया हुआ है। बिल्कुल कुछ पार्टीशन है ये छोटी सी कि जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। और रेहान साहब वो क्या वो मैन जो मेले डस्ट है? लॉन्ड्री बॉक्स। ठीक है। अच्छा, इसका रास्ता जो है मोहतरमा के कमरे से ही है और कनेक्टेड है। ये अलग से ये दरवाजा बनाया गया है बाद में? नहीं सर, पहले से ही था। अच्छा, यानी अगर वहाँ से आया जाए या यहाँ से आया जाए तो भी प्राइवेसी का भी जो है वो ये देखें भरपूर। अच्छा, वैसे कितनी अच्छी पार्टीशन रूम्स की उन्होंने, बहुत अच्छी। और ये ज्यादातर रूम जो है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ताकि आप जो है वो आराम से रूम में ट्रैवल कर सकें। ये उस जमाने के आर्किटेक्ट ने भी देखे क्या सोच के इस बिल्डिंग को बनाया है। कम से कम ये बिल्डिंग, ये इमारत जो है अंग्रेजों के ज़माने से भी देखें अगर रेहान साहब तो 200 साल पुरानी होगी सर। 100 ईयर्स सर, पूरी 190 190 ना, 190 साल पुरानी इमारत है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद और है। अभी जब रेनोवेशन आप करवाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं जिन पर ज़्यादा काम करवाना पड़ता है? मैम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे काम नहीं होता। एक्सटीरियर पे नहीं होता। हाँ, जो मिसाल के बाद टाइलें फूट गई हैं उनको दोबारा से यहाँ पेंट होता है, पेंट होता है, वाइट वॉश हो गया, बल्ब फ्यूज। अच्छा, एक्सटीरियर पे पेंट नहीं होता, एक्सटीरियर वैसा का वैसा ही जो ओरिजिनल उसमें हेरिटेज है ऐसा पार्ट। चले कायदे आज़म के कमरे में। अब उस कमरे में जिसके लिए हम यहाँ मौजूद है, कायदे आज़म पहले ड्राइंग रूम में जो फैमिली मेंबर्स आते थे उसके खास बाद लोगों के लिए। जी फैमिली। आइए बस के खास लोगों का कमरा देखते हैं। और ये पिक्चर तो दिखाई, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। स्माइलिंग फेस, आई थिंक ज़ियारत की पिक्चर है ये भी। बहुत प्यारी पिक्चर है, उसमें कायदे आज़म बिल्कुल यंग लग रहे हैं और मोहतरमा भी स्माइल कर रही है। बड़े खुशगवार माहौल में ये पिक्चर ली गई है। इन्होंने कोई बेहतरीन जोक जो है वो क्रैक हुआ वक्त जिसके ऊपर सबके चेहरों पे मुस्कुराहट। मुस्कुराहट है बिल्कुल। चले आइए खास ड्राइंग रूम दिखाने जा रहे हैं आप, जो खास ड्राइंग रूम में जो फैमिली मेंबर्स आते थे सर उसके लिए यूज हुआ कर। अच्छा, वेरी गुड। ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर। आइए, फैमिली ये मेंबर तख्तियाँ जो जितनी भी लगी हुई हैं दरवाजों के बाहर, ये सब तो आप लोगों ने लगाई होंगी ना म्यूजियम बनने के बाद? जी। सही सही। आइए जी। जी, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त फर्नीचर है, सोफा सेट है। अच्छा, मुझे यहाँ से बताइएगा ये किस चीज, ये पिक्चर है क्या है? ये मैप है जो ये मैप एक स्टडी रूम में था, एक नीचे के ड्राइंग रूम में था, एक ऊपर के ड्राइंग रूम। ये आई थिंक खुद तो नहीं बनवाए हुए हैं। नहीं, ये मैम डिसाइड हुआ था पहले कि पाकिस्तान लॉर्ड माउंटबेटन का जो बनाया हुआ मैप था वो दर हकीकत ये था। तो इसके 3 नुस्खे जो है वो मौजूद है और तीनों इसी घर के अंदर मौजूद, इस वक्त जो हमें मिलना था लेकिन मिला नहीं, जिसके अंदर बहुत सारी रियासतें शामिल थी। सही सही। हाईलाइट भी किया हुआ है, वो इसमें लिखा हुआ भी है गालिबन। जी वो सारी चीजें भी सही। और टेबल देखिए आप माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त उसी हालत में, ये वाली जिस पर ये मैप पड़ा हुआ है। और ये जो लकड़ी है किस चीज की, कौन सी लकड़ी का बना ये मैम दियार है और ये हाथी के दांत जो है ना वाइट, ये ब्रैकेट लगे हुए हाथी के दांत का बड़ा कॉस्टली फर्नीचर होता है। हाथी हाथी दांत में मेरे ख्याल में बना हुआ वो चेस्ट टेबल कैमरामैन जरूर दिखाएंगे क्या खूबसूरत चेस्ट टेबल है बिल्कुल। और बड़ी माइंड शार्पिंग गेम होती है जी। सही बिल्कुल। और फहीम ने बताया कि बहुत अच्छी खेलते हैं, जब मैं सीख जाऊंगी तो अच्छा। ये मैंने बताया, मैं सिर्फ खेलता हूँ। सिर्फ अच्छा, ये क्या, ये आई थिंक ये लैंप कितना इंटीक लैंप है। क्या आप देखेंगे वो लकड़ी के स्टैंड पे बस एक वो लगा हुआ है, लेकिन खूबसूरती उसकी कितनी अच्छी लग रही है। और पिक्चर्स मैं वही आने वाला था, जो जेरा साहब की पिक्चर लगी हुई है ना, सबसे स्टाइलिश पिक्चर अभी तक की मुझे ये दिखी। इसके बारे में सर ये कश्मीर की है। कश्मीर जी, वादी जन्नत, वहाँ का ये फोटोग्राफ। और कौन से साल का होगा कुछ याद है आप?
सर ये 1930 की होगी। कायद-ए-आज़म की जो सेहत जो दिखाई दे रही है, हाँ वो काफी यंग और एक्टिव जो है माशाल्लाह से लग रहे हैं। और साथ वाली फातिमा जिना कायद-ए-आज़म है हमारा। अच्छा इसी घर की है? नहीं, इस घर की नहीं है। चले जी आगे बढ़ते हैं हम। और अभी जनाब ये हमें, ये मैम ब्रेकफास्ट है। अच्छा ये ब्रेकफास्ट के लिए मोहतरमा की टेबल है ये छोटी सी। अगर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूं और वो ये व्यू दिखा सके तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहतरमा इस व्यू की वजह से जो है वो यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती होंगी कि जी अर्ली मॉर्निंग क्या खूबसूरत जगह। ये तो बिल्डिंग और ये कंक्रीट जंगल तो हमने बाद में बनाया है सारी, उससे पहले तो सारी की सारी खूबसूरती क्या हरियाली बात है, यही सही सब होता था। बिल्कुल इस ऐसा ही व्यू को एंजॉय किया जाता था व्यू वहाँ को पे। एंजॉय किया जाता था। अब मेरे ख्याल में बगैर किसी इंतजार के जो है वो हम नाजरीन को जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम दिखाते हैं। बेडरूम है ना ये? ड्रेसिंग रूम। अच्छा ये ड्रेसिंग रूम है, सही। चले जी अब हम जा रहे हैं कायद-ए-आज़म के ड्रेसिंग रूम की तरफ जी मैम। और हमें यहाँ आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फौरी तौर पर जो मेरी नज़र गई वो तो इस जूतों के सेट पे गई। जी मैम, ये कायद-ए-आज़म के शूज़ है मैम। दूसरा फरमा होता है, जूते के अंदर लगाया जाता है, जूते को डिशेव नहीं करता। अच्छा ये कहाँ से बने हुए जूते ये वाले? ये मैम फ्रांस के मैडम। ओ तो ये शू रैक ये मैम कारपेट है 100 ईयर्स ओल्ड। हाँ इसका दिखाया था स्टिकर हमें। ये रिस्टोर हुआ था 1988 बाय सैयद अजहर समदानी रॉयल कारपेट लाहौर से 50 ईयर्स के लिए ओरिजिनल कारपेट है। अच्छा कायद-ए-आज़म। मेरे सही। MAJ इनिशियल्स लिखे हुए हैं जेटू साहब के। अच्छा ये हैंडमेड है और ये टर्किश कारपेट है या ईरानी है? ईरानी सर, ईरानी कर ईरानी कारपेट है जी, बहुत ही रेयर। ये उनकी ड्रेसिंग टेबल कायद-ए-आज़म की ड्रेसिंग टेबल है मैम। ये पर सही। और ये सामने ये शू रैक है मैम। दोनों शू रैक हैं। अब हम आगे बेडरूम के साथ आइए 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 आइए। जी मैम, कायद-ए-आज़म का बेडरूम है। ये बेडशीट भी उतनी पुरानी है। अब इतनी पुरानी। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जिस पे आपने मुझे फॉरेनर का जो है वो टॉन्ट सुना दिया था। नहीं अब आप रुके, वो क्या था? वो छोटी सी एक तस्वीर वहाँ पे देख रही हैं आप, बताइए रियान साहब। वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है रतन बाई। जब वो कन्वर्टेड मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिन्ना था। सही मैम। सामने सेट देखेंगी द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945। उसके साथ 2 लॉ बुक्स रखी हुई हैं। ये बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया था, संदलवुड का है, वुडन जिसकी परफ्यूम जैसी खुशबू आती है मैम। जी ये कायद-ए-आज़म की जो पिक्चर है मैम, एचिंग हुई है ग्लास पे मैम। उस जमाने पुरानी है ये भी तकरीबन 100 ईयर्स ओल्ड। ये टेक्नोलॉजी आप देख रही हैं आजकल वो मॉल्स में लेजर से जो है वो तस्वीरें बनाई जाती हैं। सही। ये 100 साल पुरानी हैंड क्राफ्टेड पिक्चर। जबरदस्त। और सारे जो एलिफेंट्स हैं जी वो ये डेकोरेशन पीस है। डेकोरेशन पीस है मैम। वो भी ये 2 सिगार बॉक्स रखे हैं। कायद-ए-आज़म स्मोकिंग किया करते थे, सिगार पिया करते थे उसके। और वो रही वो तस्वीर जिसमें जिन्ना साहब सिगार पीते हुए कोई दस्तावेजात जो हैं कुछ पढ़ रहे हैं। सही। और ये तो ये टेबल ये भी सही। ये टेबल किस मकसद के लिए थी? बुक्स के लिए? मैम बुक्स के लिए भी रख सकती हैं आप, इसमें सामान भी रख सकती हैं। ये लेस किचन ठीक है ये वाला। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखें, वो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको उस फ़ोन के ऊपर फोकस करके कि ये फ़ोन जो है ये बेसिकली इंटरकॉम है उस ज़माने का। उस ज़माने ये घर के लिए उस वक्त भी जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और इंटरकॉम जो है उस वक्त भी यूज़ हुआ करता था। अच्छा और ये वाटर जग और ग्लास ये भी तब की उसी टाइम का है। ये सामने जो इजी चेयर है मैम, इसकी बीच वाली लकड़ी आगे आ जाती है, पाँव में स्टेप रखते हैं कि नहीं और बंदा इजी हो गया अपना आप। ये उस वक्त का वो आजकल का रिलैक्सर। अच्छा और ये जो टेबल पे चीज़ें पड़ी है मैम, अब तो रूम स्प्रे की बोतल आ गई है, पहले इसमें लिक्विड डाला जाता था और फिर कमरे में सही रूम फ्रेशनर और के गुलाब की तरह जो होता है। ये शादियों में आजकल हमने देखा है शुरू हुआ है ये जी। और गेस्ट आ रहे होते हैं तो वो शुरू कर देते हैं कोई महफिल हो ये सही। और ये शो पीस है। शो पीस है सही। और सामने कबर्ड है कपड़ों की। सही जबरदस्त। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो जो आपने संदल का ये जो बॉक्स है ये। अच्छा खुशबू भी है अभी है, अगर आप बोले तो मैं चाहूँगी तो स्मेल करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आइए। और संदल की लकड़ी की खुशबू तो जो है वो मशहूर ज़माना है। मेरे ख्याल में इसको रगड़ना पड़ता है या बगैर रगड़े की खुशबू आ जाती है? रगड़ना पड़ता है, फिर इसकी खुशबू निकल के आती है। ये देखिए अभी ये इन्होंने रगड़ा है ना, आप देखें ये जबरदस्त। इतने सालों बाद भी अच्छा इस लकड़ी को जलाया भी जाता है बखूर की तरह ताकि उसकी महक जो है वो रहे। आप देखें, आप जरा फील करें, बहुत ज़बरदस्त।
एरोमा क्रिएट। ऐसा नहीं कि हमें मतलब थोड़ा सा अगर हम कोशिश करनी पड़ी है कि आए वो फैल रही है। मेरे ख्याल में हम आ जाके खड़े होते हैं यहाँ पर जो है वो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी खड़े होते हुए कि जिन्ना साहब का रूम है, मैं अपने आप को इस लाइट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उनकी आरामगाह में मौजूद हूँ। जी तो नाजरीन, आपने यकीनन आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आपको पता चला होगा कि हमारी तारीख जो है कितनी खूबसूरत और कितनी सिंपल है। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर रेहान साहब का खास शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमें एक एक चीज़ के बारे में तसल्ली से बताया और बहुत अच्छा लगा रेहान साहब आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मेरा ख्याल है फ़हीम, हमारे पास और भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। से मुलाकात करवानी है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से खिदमत पे हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अभी आपको हमने जो है वो जिना हाउस दिखाया, जिसे अब जिना म्यूजियम भी जो है वो कहा जाता है। बहुत ही शानदार जगह, और हिस्ट्री से वापस आते हैं अब हम आज की तारीख में, इसीलिए शायद इसे प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये एक तोहफा है जो हमें कुदरत की जानिब से दिया गया है। बानियान वतन के बाद कोई गाजियान वतन का हमारे जवान हमारा फख्र और हमारे शहदा हमारी शान है। जी हाँ, पाक फौज के इन्हीं जवानों की बदौलत सरजमीन पाक वतन कायम व दायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसे ही एक बहादुर सपूत नवीद कासिम भी हैं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2008 को सवात में ऑपरेशन राह हक के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए गोली खाई और अपनी आंख गंवा दी, मगर दहशतगर्दों से लड़ते रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं गाजी पाकिस्तान नवीद कासिम। आइए उन्हीं की जानिब पढ़ते हैं। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पूरी कौम ही नहीं पूरी दुनिया जानती है अफवाज पाकिस्तान जो है हर मुआज पर दुश्मनों का डट के मुकाबला करती है। अपनी मादर वतन जो है उसका दिफा करने में सबसे आगे अफवाज पाकिस्तान होती है। 2008 में पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी ख़राब थे। अगर हम वज़ीरिस्तान की सवात की बात करें तो दुश्मनों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ था। तो ऐसे में अफवाज पाकिस्तान ने एक जंग का ऐलान करा। उस जंग का नाम राह हक था। उस जंग के अंदर बहुत से हमारे फौजी जवान जो हैं जिन्होंने अपना नजराना शहादत जो है वो पेश करा इस कौम के खातिर, इस मिट्टी के खातिर। उसी जंग के एक गाजी मेरे हमरा मौजूद हैं। हम इनको अपने देखने वाले नाजरीन जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे। नवीद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, उस जंग में मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। नवीद भाई बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बॉल न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा उस जंग के क्या मनाजिर थे, कैसे आपने वतन का दिफा करा, कैसे आपने दुश्मनों को डट के मुकाबला करा, ये ज़रा नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FF रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 15 FF बेसिकली मेरी यूनिट है। 2007 में हम गए थे ऑपरेशन राह हक के लिए, और मैं 2007 के एंड में गए थे, 2008 लग ही गया था। वहाँ पर जब हम चले गए तो वहाँ पर एक गुमसान की लड़ाई थी। वो एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसके अंदर पहचान नहीं कर सकते थे कि कौन अपना कौन पराया है। वहाँ पर इतने हालात ख़राब थे कि जो वेपन उठाता था वो हमारे लिए दहशतगर्द होता था, जो वेपन नहीं उठाता था जबकि वो दहशतगर्द होता था, हम उसको पहचान नहीं सकते थे ये दहशतगर्द है। और इसी सूरत में बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा। तो ये 2008 का वाक़या है कि हम जब ऑपरेशन में पहुंच गए, जाके वहाँ पर कांजू किला था सवात में, जहाँ पर जाके हमने वहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो इसी सूरत में अभी हम इसी अपने डिफेंस में लगे हुए थे कि रात को अचानक हमला हुआ, और हमला बड़ा ज़ोरदार हमला हुआ। तो वहाँ पर मैं 3 मोर्चों पर सेक्शन कमांडर था, 3 मोर्चे मेरे अंडर में थे। 3 मोर्चों को मैं डील कर रहा था कि यानी कि मैं अपने जवानों के साथ हर मोर्चे पर पहुँचता था, कोई 20-25 फुट के फासले पर थे। जैसे ही रात के 11:15 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पहुँचते ही तकरीबन 10 मिनट के बाद हमला हो गया हम पर। यानी कि दुश्मन को सामना करते हुए एक फायर मुझे बाजू पे लगा, राइट हैंड पे, और जो कि मुझे महसूस नहीं हुआ। और महसूस इसलिए नहीं हुआ कि जो मैंने वर्दी पहनी हुई थी उसके अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी जुर्रत और बहादुरी रखी हुई है कि जब तक सांस ना निकले उस वर्दी के अंदर कोई ज़ख़म नहीं नज़र आता, कोई चोट नहीं लगती। ये मेरा एक यकीन है और मेरे पर गुजरा है। उसके बाद जैसे ही मेरे हाथ से वेपन गिर गया तो फौरी उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा। सामने एक दीवार थी, दीवार के अंदर जाके लगा, वहाँ से एक स्प्लिंटर उठा, मेरी आंख में चला गया और आंख मेरी शहीद हो गई। इसके बाद फिर पाक फ़ौज ने मुझे संभाला, पाक फ़ौज ने मुझे मेरी ट्रीटमेंट तक मुझे मेंगोरा हॉस्पिटल में पहुँचाया। उसके बाद मकसद आंख सलामत नहीं रही, CMH पेशावर पहुँचा दिया। 6 महीने किसी को घर में किसी को ख़बर नहीं दी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी वजह से खुशहाल थे, पाक आर्मी की वजह से खुशहाल थे।
और पाक आर्मी की वजह से खुशहाल होने के नाते मैंने नहीं समझा कि घर वालों को परेशानी दूँ, और क्योंकि पाक फ़ौज बनने की ज़ामिन होती है और मरते तक ज़ामिन रहती है। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, और सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र ये अदा किया कि मुझसे अल्लाह पाक ने कुर्बानी ली, और एक ऐसी कुर्बानी ली मेरे अल्लाह ने मुझसे कि ये कुर्बानी मेरे दिल को और मेरे जहन को रोशन कर गई है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा नवीद कासिम मेरे हमरा मौजूद थे। राय हक जंग के अंदर इन्होंने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनों का सामना करा वो अपने देखने वाले नाज़रीन को इन्होंने बताया, और दूसरी जानिब अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जिस टाइम पे इन्होंने जंग लड़ी 2008 के अंदर कबाइली इजला जो थे उसका अमन जो है मुकम्मल तौर पर दुश्मनों ने बर्बाद करके रखा हुआ था। उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, शहादत अपनी नौश करी, इस ज़मीन के लिए इस मिट्टी के ऊपर अपना खून बहाया। जैसे कि नवीद कासिम ने भी हमको बताया कि इनकी एक आंख जो है वो शहीद हुई है और इनके एक बाजू के ऊपर फायर भी लगे, उसके बावजूद इन्होंने डट के दुश्मनों का जो सामना करा और मादरे वतन के लिए अपना नाम और अपनी कौम के लिए इन्होंने जंग लड़ी। आज कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर रात को जागते तो यहाँ सुकून की नींद हम लोग सब सोते हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक जवान मेरे हमरा मौजूद थे, इन्होंने अपना हाल जो है तमाम देखने वाले नाज़रीन को बताया, और उस टाइम के जो फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने इनको बड़े बड़े अवार्ड जो हैं उससे भी इनको नवाजा है। इनके साथ हम मौजूद थे, इन्होंने तमाम चीज़ें जो अपने देखने वाले नाज़रीन को बताई हैं, हमने तमाम चीज़ें अपने देखने वाले नाज़रीन से भी शेयर करी हैं। जी, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। नाजरीन, यही वो गाजी हैं जिनकी कुर्बानियों के बाद इन्हें डटे हुए और जब महाज पे देखता है दुश्मन तो उसकी टांगें कांप जाती हैं। इन्हें हमारा सलाम। चलते हैं एक वक्फे की जानिब, वक्फे के बाद जश्न आज़ादी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब, और आपको यकीनी तौर पर मेरे इर्द गिर्द सजावट देख के और मेरे कपड़ों को देख के आइडिया हो गया होगा कि आज मैं भरपूर तरीके से आज़ादी का जश्न मना रही हूँ और आपके साथ मैंने मिल के इंजॉय करना है। मुझे मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर सना मेरे साथ हैं, फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर, जो कि आज हमसे मज़े मज़े की बातें करेंगी और बताएंगी कि आज़ादी का जश्न ये बचपन में कैसे मनाती थी और अब ये कैसे मनाती हैं। ये कॉमन सवाल है जो मेरा सभी मेहमानों से आज होगा। अरशद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनको देखते ही वो गाना मुझे याद आता है, देखा जो चेहरा तेरा, सुरीली नहीं हूँ, यहीं रुक जाती हूँ। इस तरफ मेरे मौजूद हैं टेरो का लीडर है उनसा शाह। उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। ईमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। MMA फाइटर हैं, इनसे भी आज बड़ी मज़े मज़े की बातें होनी है कि क्या वो कहते हैं ना कि जी जश्न मनाएं लेकिन ज़रा इत्मीनान के साथ, ज़रा हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, पंच नहीं चलाएं। तो ये पंच चलते हैं नहीं चलते 14 अगस्त पे, इनसे भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो जनाब, ये सारे मेहमानों का तारुफ मैंने आपसे करवा दिया है, तो अब शुरुआत करते हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सना से ही कर लेते हैं। ये जो मेरे करीब बैठने वाले लोग होते हैं ना, मैं पहले उन्हीं को पकड़ती हूँ कि मुझे बताएं, आज माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं, ये वाइट कलर की फ्रॉक आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप जश्न किस तरह मनाती हैं? क्या रात में निकलती हैं बच्चों को लेके, और वो बाजे साथ बड़े बड़े बाजे जो बहुत ज़्यादा, आई नो। अच्छा, एज अ यंग चाइल्ड, मैं पहले अपनी बात बताती हूँ कि एज अ यंग चाइल्ड आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस डे। मुझे याद है कि उतनी एक्साइटमेंट होती थी कि जी 14 अगस्त आने वाला है, तो सारी जो है वो जो स्टॉल्स लगते थे इतने सारे, और वहाँ से जाके हम लोग जो झंडियाँ और बैजेस और वो फ्लैग्स और वो हर साइज़ के फ्लैग्स, छोटे से लेके बड़ा तो फ्लैग, वो लेके आते थे घर को। लिटरली हम और माई कज़न्स, बिकॉज यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो हम लोग सब कज़न्स मिल के वो झंडियाँ जो है लगाते थे। अच्छा, एक ज़माने में ऐसी भी झंडियाँ आती थी कि जो कि धागे के बगैर आती थी, तो आपको धागा जो होता था वो खुद ही उसके अंदर डाल के उसको पेस्ट करके फिर आपको सजाना। अच्छा, मतलब इतनी अपना बचपन भी याद आ गया आपकी बातें सुन के। बिल्कुल वो हम आटे की वो लई से बनाते थे और उसके बाद उसको हमारा ही काम होता था। यहाँ तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, रात सारी ये काम होगा कि हमने झंडियाँ लगानी है धागे पे, उसके बाद वो लड़ियाँ बना के हमने लटकानी है। बिल्कुल। और लेकिन आजकल ये ट्रेंड कुछ कम हो गया है। आजकल बिल्कुल, मैं अगर अपने बच्चों की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा दिन जो है घर के अंदर बैठे हुए जो है वो स्क्रीन टाइम, बेसिकली जो सबसे जो बर्बादी हुई है ना आजकल की जनरेशन को, कि स्क्रीन टाइम इनका बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्होंने वो टाइम देखा ही नहीं है, वो अभी तक नहीं देख रहे जो हम लोगों ने अपने टाइम देखा है। अब ज़्यादा ये होता है कि आप जाते हैं तो बाहर ट्रैफिक, आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलती है, लोग आते हैं बाहर आके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाहर जो हंगामा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना 14 अगस्त सेलिब्रेट ना करें, बिल्कुल करें जी, जोश और जज्बे के साथ करें। सना माउंटेनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी है और ये भी स्क्रीन टाइम वाले मसले से जनाब परेशान है। अच्छा, मैं वैसे एक बात आपको बताऊं सना,
अक्सर मेरे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो आके बोलते हैं जनाब आप स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करें, आप चेक रखें बच्चों पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उनको ये चीज लगा दी है ना, आप किसी काम से निकले, मोबाइल अगर उनके हाथ में आ गया तो वो लत उनको लग चुकी है, एडिक्टिव है बहुत ज्यादा, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम भी इसी में शामिल हैं, बिल्कुल हम भी जो है इतने एडिक्टेड हैं, थोड़ी देर के बाद हमें सेल फोन चेक करना होता है, किसका मैसेज आया है, किसका जो है फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमने ये जो गैजेट्स वगैरह ये बचपन में हमारे उस दौर में नहीं थे, अगर होते तो पता नहीं हमारा भी यही हशर होता। हमने बहुत अच्छा वक्त, आई थिंक हमारी जनरेशन लास्ट है जिन्होंने बड़ों की सुनी और अब अपने बच्चों की सुन रहे हैं। हमारी किसी हम सुन ही रहे सबकी, हमने किसी की नहीं खेला भी और बहुत डिफरेंट बहुत जबरदस्त बचपन होते थे, वो भी इंजॉय किए और भागे भी और फिजिकल। मैं आपसे पूछूंगी ये जो गली में आपने खेल बताए हैं मुझे, कौन से खेल हैं जो गली में खेले हैं? अच्छा अरशद साहब, आपने किस तरह मनाई है बचपन में 14 अगस्त? हम भी इसी तरह से शक्कर से जाके डंडियाँ लेकर आते थे और उसकी लई घर पे बना के और उसको ऐसे नीचे बिछा के धागा उसके अंदर डोरी डाल के, तो सारे फिर बहन भाई हम लोग मिल के सारी डंडियाँ से लगाते थे। और मैं फिर ख़ास तौर पे अपनी साइकिल को बहुत सजाता था और साइकिल की जो घंटी होती है उस पर एक पे वाइट कलर कर दे, 3 घंटियाँ लगाई हुई थी मैंने अपने ना सामने साइकिल, ताकि आवाज़ ज़्यादा आए। तो एक को वाइट एक को ग्रीन इस तरह से करके घर को सजाते थे, मोमबत्तियाँ लगाते थे, दियों में तेल डाल के फिर हम दीवारों पे रखते। 14 अगस्त अच्छा लगता था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 14 अगस्त हम बड़े भरपूर तरीके से अच्छा, मनाते थे। मैं तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको बहुत मिस करती हूँ। उनमें से एक बसंत भी है जो पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता था, लेकिन अब नहीं मनाया जाता। अब वो एक तरह से ठीक भी बंद हुआ है कि उससे वो जो लोगों की जाने जा रही थी वो अच्छी चीज़ नहीं पता थी। क्या, उसको बंद ना करें, उसके लिए एक मखसूस एक ग्राउंड जो है ना, बड़ा पार्क जो है वो उसको मखसूस कर दें हर इलाके के एक पार्क को, कि जी इस पार्क के बाहर नहीं आपने कोई भी, और उसके अंदर शीशा जो है ना वो कम इस्तेमाल करें। डोर के अंदर जो शीशा लगाते हैं ना, जो जहरीला शीशा होता है वो, हम भी बचपन में मांझा सूखते थे, हम बचपन छोटे छोटे जब होते थे तो हम तो बिल्कुल इस तरह से नहीं करते थे कि किसी की कोई गर्दन ही खुदा ना खासा काटते। तो एक मखसूस जगह के अंदर करें, बहुत अच्छा इवेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ वो खाने पीने अब ये वो इवेंट्स हैं जिनमें अगर मौसीकी का तड़का ना लगे ना अरशद साहब तो मज़ा नहीं आता। अभी हम बैठे हैं, बातें अभी शुरू हुई हैं, बहुत मज़े मज़े की बातें आगे होनी है, तो मैं चाह रही हूँ कुछ आप नज़र करें हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत अच्छा, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चिल्ली साहब का एक लिखा हुआ गीत है, बहुत खूबसूरत, नासिर साहब ने बनाया, नासिर हुसैन ने उसे कंपोज किया और आपको मज़ा आएगा सुन के। पंजाबी बलोच पठान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान, हुए थे जब ये एक जान, फिर बनाता पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान। जनाब जबरदस्त मजा आ गया। और पता है ये मुख्तलिफ जुबानों का गुलदस्ता है पाकिस्तान कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ इसमें इसको गाया है कि सिंधी, पंजाबी, बलोची और इन सभी का जिक्र किया। पठान, ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, क्या बात है आपकी ईमान। अब मैं आपकी तरफ आ गई हूँ। आप किस तरह मनाती थी बचपन में 14 अगस्त का जश्न? मैं वैसे भी अभी बच्ची तो हूँ। अच्छा बच्ची हैं आप? नॉर्मली मेरे लाइक खानदान बिकॉज इतना हंगामा होता है घर के बाहर, वी यूजुअली स्पेंड इट इनडोर्स एक दूसरे के साथ। इट्स अ टाइम फॉर अस टू बी क्लोजर टुगेदर, चाय पराठा सब कुछ घर में बैठ के खाना। आपने भी वो झंडियों पे वो लगा के गम और उनको चिपकाया या फिर नहीं? नो, मगर हम बड़ा झंडा लेकर वैसे धागे पे लगती थी, लेकिन जब टाइम कम होता था डायरेक्ट चिपका देते थे। मेरे दादा एयरफोर्स में होते थे, बिफोर ही रिटायर्ड, he's passed now, so he flew in some of the processions also, so now whenever I see that उनकी याद आती है। So it was really nice to see वो जो शो लगाते हैं, so it's really अच्छा, really वो nice। इतना मजे का होता है कि आपका वो जज्बा, आप भले जाएं डाउन
लेकिन वो देख के आप में जज्बा ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि पुरजोश, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। अच्छा, मैं मुनसा अब आपकी तरफ आती हूँ ना, कार्ड्स आपके पास हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं ना, यहीं से। तो जरा बताइए सबसे पहले डॉक्टर सना, जो कि ये पहाड़ की चोटियाँ सर कर रही हैं, इन्होंने आगे क्या करना है? हमेशा जब भी फ़हीम वो होते हैं तो वो यही कहते हैं कि गड्डी निकालो उनसे, गड्डी निकालो। तो बस गड्डी निकल गई है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 जुलाई पूरी 7 जुलाई। कैंसर आपका? कैंसर। नहीं पूरी ना बताएं, खवातीन से हम ये नहीं पूछते क्योंकि बाद में फिर कोई शिकवा ना करे ना ऑफ स्क्रीन, लेकिन 7 जुलाई। अच्छा, सही है। वैसे स्टार के हिसाब से तो इनका जो है ना, आपने गड्डी को फेटा क्यों नहीं लगाया? फेटा लगाया है, फेटा लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो कैंसर, इनका जो कैंसेरियंस के बड़े सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और दोस्तों के दोस्त में बहुत सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं। और वाटर साइन के स्पेशली जैसे स्कॉर्पियो हो गया या पाइसेस वालों के साथ इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। हम 2 स्कॉर्पियो बैठे हैं यहाँ पे। तो नहीं बड़ी ज़बरदस्त, मतलब मुझे इनसे मिलकर इतनी खुशी होती है, इतनी इंस्पायरिंग है ये। एक तो डॉक्टर होने के साथ साथ फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर, ये छोटी बात नहीं है। विद फैमिली और बच्चों के होते हुए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे मिलके। कार्ड्स बिल्कुल देखिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस भी देखी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी देखी हैं अपने करियर में, यानी कि जिस इस साइड पर हैं तो उन्होंने जो है ऐसे लोग भी इनको मिले हैं जो फेक थे और जिन्होंने इनको ट्रैप करने की कोशिश की है। और आज भी ऐसे ही लोग एनर्जीज इनके अराउंड हैं जो सामने से तो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत सामने से स्वीट होंगे, लेकिन वो धोखा भी दे सकते हैं। अब ज़्यादा आगे फ्यूचर में ना सना के लिए मुझे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तब्दीलियाँ आएंगी इनकी ज़िंदगी में, इनके कैरियर में स्पेशली जो है वर्क वाइज जो है बहुत चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता तो कुछ और नया भी आप स्टार्ट करें। अभी भी आपके माइंड में हर वक्त प्लानिंग्स होती है कि ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मतलब पैशनेट सोचा करें सना, आप मजीद पतली हो जाएंगी, टाइम नहीं मत सोचा करें इतना। हालांकि स्टार के हिसाब से ये लोग बड़े सेंसिटिव। अब देखिए ना अर्शद साहब कितने रिलैक्स रहते हैं, चिल होके देख रहे हैं क्या चल रहा है। जब भी काम करेंगे, अभी इनकी बारी आएगी, काम करते हैं तो ये बड़ा प्रैक्टिकली इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इमोशनल कभी भी कोई फैसला नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल। ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो अक्लमंदी है। अच्छा, अब जरा अर्शद साहब की तरफ आए जिन्होंने इतना शोख रंग पहना हुआ जो कि स्क्रीन पे ब्लू लग रहा है, वैसे ये सी ग्रीन है, तो भरपूर जश्न मना रहे हैं अर्शद साहब। इनका सेहरा सज रहा है दूसरा, देखिए जरा। मैं 15। अच्छा, 15 इयर्स के हैं आप? क्या मतलब? नहीं, उससे ज्यादा कहूँगा। अच्छा 15, मतलब आगे 15 मई। अच्छा, टॉरस हो गया ना इनका। हाँ, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग ये लोग बहुत होते हैं, डेडिकेशन इनकी बहुत होती है। जिस काम में फैसला कर लेने कि ये चीज़ अचीव करनी है, तो जब तक अचीव नहीं करेंगे ना सुकून से नहीं बैठते। सही बात है। अच्छा, वैसे भी बहुत होते हैं। मैं जब तक आप कार्ड्स निकाल रही हैं, मुझे जो मैं अर्शद साहब आपके हवाले से व्यूज़ रखती हूँ, मैं चाहूँगी मैं शेयर करूँ, खुशी का मौका है। तो इस मौके पे मैं बताऊंगी आपके जितने गाने मैंने सुने हैं ना, वो इतने फुल ऑफ लाइफ हैं, या तो वो रोमांटिक हैं या फिर उनकी धुन इस तरह की होती है कि बंदा बैठा बैठा एंजॉय करता है। ऐसा ही है। तो ये अब जाहिर है अब आपकी में से कौम के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, फिर इस तरह के गानों से हमारा जश्न का जो मजा है वो दोबाला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको लोगों की दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। आजकल के सिंगर्स को क्या हो गया है, वो बेचारे वो दुखी बहुत है, पता नहीं क्यों। बहुत ज्यादा दुखी। हाँ ना, बहुत ज्यादा दुखी। रैप भी करेंगे तो मैं ये हो गया, मैंने बाइक निकाली और ऐसा कर दिया और कुछ हो गया, तो समझ नहीं आती मुझे कि वो क्यों इतने दुखी है। कुछ भी लिख लो, मतलब अब तो कुछ भी लिख लो, लिरिक्स की कोई इतनी मतलब मजे के लिरिक्स नहीं है, मीनिंगफुल लिरिक्स। सिंध में मैंने देखा है, सिंध में जो सिंधी गाने जो रिलीज होते हैं ना, वो सारे रोने वाले। तो मैंने एक से पूछ लिया, से शायर से सिंधी में पूछा मैंने, मां चयो तव्हां ये रोइण वारा गाना छो लिखंदा आहियो? छे बाबा छोकरियों जो क्यों न छॾे, गर्मी बहुत है, महंगाई बहुत है। नहीं, महबूब दूर भाग गया, महबूब छोड़ के भाग जाता है। छोड़ दिया, मुझे जो समझ आ रहा है इनकी। छोकरियों छॾे वेंदियूं आहिनि, पोइ सॼो ॾींहुं असां रोए रोए असां गुज़ारे तो मतलब सारी। अच्छा, इतनी मजे की जुबान है सिंधी। मैं जब कभी गौर करती हूँ, मुझे ये पता है कि इनके हर वर्ड के एंड पे ओ आएगा। बड़ा अच्छी मजे की जुबान है, बड़ा मजा आता है सुन के, मुझे लगता है बड़ी इजी है। वैसे सैरिस में प्रेडिक्शन भी लगता है सिंधी में ना दे दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सिंधी। तो हमें समझ नहीं आई है। सुनिए, उनसा फिर ये सिर्फ सिंध के लोग ही समझेंगे। आप एक काम करें, बल्कि एक काम करते हैं ना, ईमान काफी देर से खामोश बैठी नहीं, आप दोनों की निकालें,
अच्छा, उसके बाद आप बताएं सिंधी में भी और उर्दू में भी। अच्छा, दोनों। अच्छा ईमान, उर्दू हमारी कौमी जुबान है, सब लोग समझते हैं, बेशक गुलाबी समझते हैं, गुलाबी बोलते हैं बहुत सारे लोग। आप पंजाब में देखिए, सिंधी खुश हो जाएंगे ना अगर उनकी जुबान में बात करेंगे तो। हाँ तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझेंगे। नहीं, सिंधी तो समझ आ जाती है, ट्रांसलेशन करूंगी, आप फिक्र न करें। चलो ठीक है, फिर बोल नहीं सकते लेकिन समझ आ जाती है वैसे। अच्छा, अब ईमान आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो जी ताजी हम दोनों मर्जी। निकाल रहे हैं। दोनों निकाल रहे हैं। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, शी इज सेजिटेरियस। हाँ, तो पहले अर्शद साहब की बात चलिए बता दें। तां जी जो है ना, इनकी दूसरी शादी के बारे में आप पूछ रही थी कि दूसरी शादी है। आप उर्दू में क्यों आ गई? सेरी से बात कर रही है इसलिए। अच्छा चलिए बताएं। पूरा माहौल उर्दू का बना हुआ है, कौमी जुबान उर्दू है। खैर, अर्शद साहब जो कार्ड से डाटा पॉजिटिव आया है ना, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अंग्रेजी का तड़का भी लग गया सिंधी में। कार्ड्स अंग्रेजी के क्या करें। अच्छा फिर तो खैर ये चवन था कि शादी अगर ही भी कन था, सेकंड मैरिज कन था तो इलाही सक्सेसफुल थी, यानी कि कामयाबी इलाही मिलंदी तव्हांखे अगर तव्हां शादी भी कयो था। तव्हां कॾहिं कॾहिं सोचंदा आहियो कि करे वठां, लेकिन इन्होंने काम की बात शुरू में कह दी है, काम की बात। उन्होंने कहा चवन दागे, चवल मारने वाली बात है, ये नहीं करनी। चवल नहीं, चवल इससे बेहतर। मतलब मुझे जो समझ आया वो ये कि अगर ये दूसरी शादी करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी मिसेज जो है ना मुझे कहती, अच्छा कहती यार दूसरी शादी कर लो, मेरी वालों तो इजाजत है, कहो तो लिख के दे दे। पंजाबी है? पंजाबी है। अच्छा, चुदरानी अराई अराई। अच्छा, तो कह रहे कि मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप शादी कर लें। ऐसी बीवियां लोग तलाश करते हैं। उनको पता है कि लक पता जाएगा दूसरी के बाद। और नहीं, उनको पता है कि मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि मैं कुछ चंद एक मुल्क रह गए दुनिया के जहाँ मैं नहीं गया हूँ। इतना मैंने काम किया दुनिया में, अगर मैंने शादी करनी तो उस वक्त करता, जब मैं 88 में फर्स्ट। वैसे तब क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मेरा दिल नहीं करता, इसलिए कि मेरी अपनी बीवी खूबसूरत है माशाल्लाह, तो मुझे वहाँ पे ये बताएं, डरते हैं आप? ऐसी बातें ना करें, आप सच बोलें। आजादी का दिन है आज। वैसे ये डरने वाला कार्ड आया है सैरिश, डरने वाला कार्ड है। बिल्कुल, मैंने सही बात पकड़ लिया मैंने। नहीं वाकई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप किस दिन सब लोग मिलके मेरे घर पे आए और आप जब मेरी बस दावत रखें, आप हमें कॉल करें, हम आएंगे। जी मैं तो कह रहा हूँ कि आज 14 अगस्त से शाम को आ जाए। अच्छा चलिए आते हैं, बस प्लान बनाते हैं। ईमान की शादी कब करवा रही हैं आप? हाँ, ईमान की शादी, मुझे ऐसा लगता है ईमान का जो कार्ड है मून का कार्ड है। अभी ये फोकस नहीं है अपनी शादी में, अभी फोकस जो है ना बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सही बोला उन्होंने। अच्छा, इनसे जो शादी करेगा वो तो इनके पंच वगैरह के बारे में वो सोचेगा कि देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो बेचारा बहुत ही कोई गरीब मासूम इंसान होगा। गरीब ना बोले, मासूम तक ठीक है। गरीब आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो वाला गरीब नहीं, पैसों वाला गरीब नहीं, वो जो तबीयत में जो होता है, नेचर में जो गरीब होगा, तबीयत मतलब होगा, तबीयतन फकीर। हाँ, सिंपल होगा वो बेचारा। अगर पंच 1-2 लग भी जाता है तो वो शिकायत नहीं करेगा। शिकायत है। वैसे ईमान कभी किसी ने प्रपोज किया आपको? बहुत लोगों ने किया होगा। प्रपोज किया? बड़े बहादुर लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। अपने डीएम्स खोल के दिखा बहुत सारे ने किया है। अच्छा चलो जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आपने कहाँ मुल्क का नाम रोशन किया है? कहाँ आप फाइट के लिए गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I've been to 3-4 countries. अबू धाबी में, सर्बिया में, ताजिकिस्तान में, अब इंशाल्लाह मज़ीद और जगह भी जाऊंगी, होपफुली दुबई। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? और फाइट जो आपको याद रही हो अभी तक? ताजिकिस्तान में वो पूरा एक्सपीरियंस, मतलब 15 घंटे का सफ़र था वहाँ, मुझे 15 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ा। 15 घंटे बहुत टाइम है, ये तो आधे से भी ज़्यादा दिन है। उनसे कहते हैं ना आपको रूम देते हैं, होटल देते हैं। उनके एयरपोर्ट में एक स्लीपिंग पॉड था, मैं वहाँ सो गई। माशाल्लाह हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, और जितना नॉर्दर्न एरिया से ये वाला टैलेंट निकल के आ रहा है कि मैं हैरान होती हूँ। अच्छा, लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं, खासतौर पर जो अनमैरिड होती हैं, तो ये कभी नाक की हड्डी ना टूट जाए, कोई स्वेलिंग ना हो जाए, डर नहीं लगता? मेरा नाक खुला हुआ है, ब्लैक आइज हुए हुए हैं, टांग भी टूटा है, उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं। अब ये रिश्ते वाले देख लें जो डीएम करते हैं ना, जो डीएम करते हैं वो देख लें कि काफी फॉल्ट्स भी है। नहीं, ये उनको भी बता रही हैं, जहाँ शादी होगी उनको भी बता रही हैं, उंगली भी टूटी हुई है। नहीं माशाल्लाह। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी मुझे एक और स्टार ने ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त ईमान जा चुकी हैं कि उनको कहीं ज़रूरी जाना था, तो हमने उनको रोका नहीं।
तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बातें करके, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर देती हूँ। और मुझे ज्वाइन किया फरसीन ने, जो कि ताइक्वांडो की फाइटर हैं जनाब, और आज पाकिस्तान के झंडे के रंग में रंगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फरसीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाई। मुझे ये बताइएगा कैसे मनानी है 14 अगस्त फिर आपने? कुछ सेमिनार्स हैं जिधर जाना है एज अ स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, और उसके अलावा जो है एक इवेंट है पावर लिफ्टिंग का, तो उसमें जाना है। सही। अच्छा, ईमान को भी कहीं एज अ स्पीकर ही जाना था, तो इसलिए वो चली गई हैं, तो हमने भी ये सोचा कि कमिटमेंट होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं बात कर रही थी तो उनसे आपने कुछ नंबरोलॉजी की बात की थी। बिल्कुल। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 14 अगस्त को 1 + 4 को 5 नंबर बनता है, और 5 नंबर जो होता है बड़े चैलेंजेस, लकी नंबर इसको कहते हैं। एक नंबर 1 और एक नंबर 5 लकी नंबर्स होते हैं। तो पाकिस्तान जैसे कितनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद जो है वो हासिल हुआ, कितने चैलेंजेस के बाद, और अभी भी जो कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहा है, हर तरह से जो है दुश्मन इर्द गिर्द हैं, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी क्राइसिस हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और कभी कहते हैं कि इसका वो हिस्से हो जाएंगे और ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखें एक अल्हम्दुलिल्लाह है वो ये नंबर की एनर्जी की वजह से, 5 नंबर की वजह से, और हमेशा आगे भी पाकिस्तान में जो है वो चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ये है कि लक, किस्मत जो है जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी फर्स्ट होती है, हाँ, वो भी लकी होते हैं? लकी होते हैं बिल्कुल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस लिहाज से? किस्मत से, लक अल्लाह ताला की तरफ मतलब से, फाइनेंशियली या हर लिहाज से? हर लिहाज से। और लकी ये भी हो सकते हैं कि मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो एक लक और कामयाबी, ये नहीं कि कामयाबी आपको किस तरीके से मिलती है, आपकी हार्ड वर्किंग से, आपकी मेहनत से। बिल्कुल ऐसा ही और जो लक होती है वो तो नेचुरली मतलब जो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हमने सबके कार्ड्स निकलवाए हैं, तो फरसीन ने मैं ज्वाइन किया, तो मैं चाहूँगी ज़रा उनके भी कार्ड्स निकालें और बताएं कि ये कब शादी के बंधन में बंध रही हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई आपकी? 9 दिसंबर। ओके, सेजिटेरियस। ईमान भी सेजिटेरियस थी, और ये करियर का भी बताना है, और शादी का भी बताना है, ताकि लोगों को ये ना लगे थी। और सेजिटेरियस में इसलिए कि इनके अंदर पैशन बहुत है ना, आप लोग फायरी साइन होता है इन लोगों का। एरीज, सेजिटेरियस हो गया, लियो हो गया, ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं, गुस्सा इनको आता है, लेकिन एकदम से जो है वो फिर ठंडा हो जाता है, झाग की तरह बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये लोग जो है ना सुनेंगे सबकी, लेकिन करना इन्होंने अपनी है, ऐसा है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ उनसे करियर का भी बताएं, अदरवाइज लोग कहेंगे पता नहीं मैरिज ब्यूरो खोला हुआ, सबकी शादियों का ही पूछ रहे हैं बस। करियर का बता दें मैं। अच्छा, करियर का जो है ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, और ये इनको ना अपने काम से मोहब्बत है, प्यार है इनको, लव है, और शायद वो इतनी जो काम कर रही है ना, शायद उनके दिल में और बहुत कुछ करने का जज्बा है। आपको पता है ये बहुत सारी जगहों पे बच्चों को, बड़ों को ट्रेनिंग करा रही हैं, ऑनलाइन भी, फिजिकली भी जाके, तो मेहनत तो ये भरपूर कर रही हैं। मेहनत तो करती रहेंगी, और इनका जो फ्यूचर भी हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनके ना आगे ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। जबरदस्त। शौक है ट्रैवलिंग का आपको? मुझे शौक नहीं है, मैं मना कर देती हूँ। अच्छा, क्यों? इवन कि मुझे बाहर से ऑफर भी आई हुई है, कोच की भी, टाइक्वांडो कोच की भी, इंटरनेशनल टीम से, और ट्रेनर की भी, मगर लाइक मैं नहीं जा रही हूँ। ये पेट्रोटिज्म है, ये हुब्बुल वतनी है जो यहाँ से जाने नहीं, ऐसा ही है? ये भी है कि अपने मुल्क में रहकर उसका नाम रोशन। अच्छा, फैमिली भी है, और लाइक मेरी मॉम जो है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उनकी वजह से भी, और नॉर्मली भी। जबरदस्त। अच्छा, आपकी दूसरी बहन वो आज मिसिंग है, वरना वो इनके साथ होती हैं? वो आउट ऑफ सिटी गई हुई है, नेशनल टीम में अभी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छी बात बताऊं कि आज हमने तमाम उन खवातीन को 14 अगस्त पे दावत दी है। अरशद साहब तो माशाल्लाह रौनक लगाई हुई आपने, लेकिन ये सारी एम्पावर्ड खवातीन हैं, अपनी अपनी फील्ड में लोहा मनवा रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अपने पेरेंट्स की बेटियाँ नहीं, बेटे हैं सारे। सही कह रही हूँ मैं डॉक्टर सना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर सना, कैसी सपोर्ट रही है आपकी पेरेंट्स की? मतलब जाहिर है जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो पेरेंट्स को शादी की भी जल्दी होती है, और लड़कियों के ज़हन में होता है करियर बनाना है, कुछ करना है, तो कैसे वो वक्त गुजरा फिर? मेडिसिन का तो आई थिंक जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि उनके जो 5-6 साल जो शुरू के होते हैं वो तो ऐसे मतलब जल्दी गुजरते हैं, पढ़ाई में बिजी, मतलब हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का मतलब सोच भी नहीं सकते। तो जैसे हमारी पढ़ाई ख़त्म होती है तो पेरेंट्स को जो है, बल्कि पढ़ाई के दौरान ही उनको टेंशन आती है कि भाई फटाफट इसकी जो है ना कहीं शादी कर दें या कहीं ना कहीं इसको इंगेज कर दें।
वो हुई, मतलब मैं आपको बता रही ना कि हमें तो पता ही नहीं चलो, बीच का एक कहते हैं ना इंटरिम पीरियड ही नहीं आया। जैसे पढ़ाई ख़त्म हुई, जैसे हाउस जॉब ख़त्म हुई, फटाफट शादी हुई, तो माशाल्लाह से फिर बच्चे। उसके बाद जब अपना प्रोफेशन मज़ीद आगे, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिसिन में, तो उसके बाद जाके जब स्टेबल हालात हुए तो अब जाके फिर अपना पैशन जो कि शुरू से था, इट वाज द राइट टाइम, सही वक्त पे हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्जाम भी सही वक्त पे क्लियर हुआ, पहली अटेम्प्ट पे हर चीज़ मैंने कर ली, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी बस सही टाइम पे बड़े भी हो गए माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएगा अरशद साहब, आपने बच्चों की किस तरह से मतलब फिर परवरिश की कि उन्हें बताया जाए कि मेरी अम्मा मुझे क्या बताती थी और इसको समझो सीखो। कहते हैं ना कहना मानना सिखाना, अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बच्चों को कहना मानना सिखाना, आपने सिखाया फिर? देखिए मेरे बच्चों को मालूम है और वो इस वक्त अपने अपने मुल्कों में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। मेरी बेटी जो है वो स्टोक-एंड-ट्रेंट में है, इंग्लैंड में, और मेरा बेटा जो है फ्लोरिडा में है। और इतनी दूर दूर दोनों? हाँ, दोनों दूर दूर हैं, और वो बैठ के प्रोग्राम देख रहे होंगे। उनको पता चल जाता है कि जब प्रोग्राम आ रहा होता है ना, तो उनको मालूम है कि उनकी नशो-नुमा उनकी माँ ने की है। मैं तो ज़ाहिर है मुझे टाइम कम मिलता था, मेरी मसरूफियत ऐसी होती थी, मैं मुल्क से बाहर कॉन्सर्ट करने के लिए जाता था, तो साल में मेरी एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में, कनाडा में, साल में एक कॉन्सर्ट होती थी। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा बिजी रहता था बाहर। तो मेरी मिसेज जो है उसने बच्चों की सही नशोनुमा की है। तो आप मिस नहीं करते उन्हें जब यहाँ पे होते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ मैं, और लेकिन वही बात आ गई ना कि फ़ोन ने काफ़ी आसानियाँ कर दी हैं, तो हम लोग वीडियो कॉल पे डेली बात करते हैं बच्चों जितने भी बाहर रहने वाले हैं ना, भले वहाँ पे लोग निकलते हैं, वहाँ भी इंजॉय करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो मज़ा पाकिस्तान में है ना इन सेलिब्रेशंस का, वो बाहर नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, ईद हो गई, ये इस तरह की जश्न आज़ादी हो गई, लेकिन अब वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से होता है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इस मौके पर इंजॉय कर सकती, लेकिन मैं ये समझती हूँ अरशद साहब, डांस करें ठीक है, बाजे भी बजाएं, सिलेंसर निकाल के बाइक भी चलाएं, सब कुछ करें, आप घूमें फिरें, दो काम ना करें। एक तो एम्बुलेंस को जगह दे, ये जो सब इकट्ठे हो जाते हैं रास्ता बंद कर देते हैं, बहुत गलत है। दूसरा फायरिंग ना करें। बिल्कुल ये दो चीजें नहीं होंगी ना तो इंशाल्लाह हर इवेंट बड़ा जबरदस्त गुजरेगा। देखिए न्यूयॉर्क में एक बोरो है ब्रुकलिन, और वहाँ ब्रुकलिन के अंदर एक जगह है कोनी आइलैंड। अच्छा। अब वहाँ चले जाएं तो आपको ऐसे सुनेंगे, आपको अंग्रेजी कम सुनाई देगी, पंजाबी ज्यादा सुनाई देगी। अच्छा। वहाँ ज्यादा से ज्यादा मतलब 90% मिनी पंजाब जी 90% जो ना वहाँ पे पंजाबी हैं, मतलब लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद, जेलम, लाला मूसा, ये सारा वहाँ पर है। मैं जब जाता हूँ वो प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं वहाँ देखता हूँ अपनी जो बहनें आती हैं, माएँ आती हैं प्रोग्राम पे, बेहतरीन शलवार कमीज उन्होंने पहना होता है और खूब तैयार होते हैं। बड़ा अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, सही बहुत बात अच्छा है। लगता है, क्योंकि वो बाहर जाके और ज्यादा हो जाते हैं। लाइक मेरे जो मामू है और कजन है, वो बाहर जाके और ज्यादा मतलब लाइक पाकिस्तान मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं वो, एज कम्पेयर टू हम अगर नमाज हम छोड़ भी देना, वो नमाज भी नहीं छोड़ते, वो अपने बच्चों की। एक वजह होती है इसकी, पता होता है कि अपने मुल्क से दूर है, तो हमें अपनी जो जड़ें हैं ना उनको नहीं भूलना, तो लोग उस हवाले से फिर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, फिर सारे ना इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे शिकागो है, तो शिकागो से करीब जहाँ सबर्ब एरिया है, वो सारे सबको पता है कि भाई डिवॉन स्ट्रीट पे सब लोग इकट्ठे होंगे। तो डिवॉन स्ट्रीट पे आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान यहीं आ गया। क्या बात है। शिकागो में अच्छा, मुझे भी इतना अच्छा लगता है कि जिस तरह मैंने स्पेशली चूड़ियां भले थोड़ी सी पहनी, चूड़ियां पहनी, अपने झंडे के कलर के कपड़े पहने, ऐसे स्टॉल लगे होते हैं। मैं तो खैर अपने बच्चों के लिए भी खरीदती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आपने बचपन में कैसे जश्न मनाते थे, किस तरह एंजॉय करते थे? अच्छा, 6th क्लास में जब मैं थी तो नेशनल्स खेलना स्टार्ट हो गई थी मैं। उससे पहले जो है वो मैं बॉयज टाइप थी, तो शॉर्ट्स पहनना, लड़कों वाले कपड़े पहनना, वो आजकल तो मुझे बाजे बहुत जहर लगते हैं, वो जो सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं ना, आई हेट इट। मगर वही लड़कों के साथ, सारे दोस्तों के साथ पार्क जाना, वही बाजे बजाना, वो सारी चीज़ें बेस्ट थी। अब ऐसा ये आपने जो 6th क्लास से ये जो स्टार्ट किया ताइक्वांडो, पंच कितने लगे ऐसे जो भूले नहीं है? अभी ईमान बता रही थी, नाक टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है। अच्छा। नी में ACL रप्चर हो गया था, ये टूटा हुआ है, बहुत सारी चीजें लाइक होती रहती है, तो नॉर्मल है। बहुत मेरी बात सुनेंगे, पार्ट ऑफ फाइट है, किसी को बताएगा नहीं। इतने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स बता रही है वो भी ऑन है, लेकिन ये कि पंच अभी भी आपका मजबूत होगा, मुझे पता है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। नहीं, अब मैं बता रही हूँ आपको हल्का नहीं लेना फरसीन को। पंच से ज्यादा मेरी लेग्स है।
लेग्स हैं, किक्स है, बिल्कुल। ताइक्वांडो में तो किक्स होती है ना, जबरदस्त। अच्छा अब मुझे बताइएगा उनसा, क्या प्लान्स क्या अब आपके, क्या सोचती हैं पाकिस्तान को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, क्योंकि जुड़ा है बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान से? हमेशा मैं तो पाकिस्तान, जब भी बच्चे बैठते हैं या मतलब आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर ये चाहती है कि बाहर चले जाएं, हम लोग पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं या काम का बिज़नेस करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो मैं तो हमेशा उनको ये समझाती हूँ कि अपना मुल्क जो है वो अपना है, और जब अहमियत तब पता चलती है जब आप बाहर जाते हैं, और वो जो लोनलीनेस है जो बाहर के लोग शायद दूर के ढोल सुहाने अक्सर सुनते हैं ना, और किसी भी मुल्क में हम चले जाएं तो वो एज अ सेकंड सिटीजन ही रहेंगे। और जब हम पाकिस्तान में होते हैं, हमारी पाकिस्तान तो हमारी पहचान है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो फरसीन कुछ कहना चाह रही है, जज्बात की हो रही, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहती फॉर द वर्क, कि एटलीस्ट आप घर में आओ, आपसे बात करने वाले लोग हो, सब बैठकर बात करें, या हम बाहर चले जाएं। मुझे लाइक मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया है बहुत ज़्यादा, तो मैं जो इस्लामिक सिटीज़, इस्लामिक मुल्क है, मैं उधर ही जाना चाहती हूँ अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो, वरना फूड इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी ना, कि अगर फूड ही नहीं हो, हराम फूड मैं नहीं खा सकती, मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, चीज़ें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट आप बाहर जाओ, आपको खाना मिल रहा है ठीक ठाक, वहाँ पे क्या ना मसाले ना जायका। पाकिस्तान में आप बिरयानी खा सकते हो, कढ़ाई खा सकते हो। आपका वहम है, वैसा नहीं है। आपको जो खाने, जो रेस्टोरेंट यहाँ पर है ना, वो सारे आपको वहाँ मिलेंगे, वो सारे वहाँ पे मिलेंगे। ये वाला वैरायटी फिर भी नहीं होगी जितनी यहाँ पे। मेरी बात सुने, मक्खियों वाले गोलगप्पे बाहर मिलते हैं, मुझे बताएं आप। जितनी सफाई से बोलो। मेरी बात सुने, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, हमने कोरोना से लड़के दिखाया। बिल्कुल, ये तो है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो बात ये, अच्छा ना, आप सोचती हैं कि बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान, जाहिर है दोनों चीजें साथ साथ है ना, क्यों आजकल हर कोई कहता है कि नहीं यहाँ से जाना है? मेरा पर्सनली से, मेरी जब शादी होने वाली थी तो मैंने अपनी अम्मी को ये स्पेशली कहा था कि मैं बाहर शादी नहीं करूँगी। इसका रीज़न ये था कि आई वांट टू स्टे इन माय ओन कंट्री, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जहाँ आपके फैमिली वाले ना, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, आप वहीं रहें। मतलब मेरा अपना ये मानना। अच्छा, मेरी छोटी बहन को शी वांटेड टू सेटल अब्रॉड, और उसकी माशाल्लाह से शादी हो भी गई, वो बाहर ही है, लेकिन मुझे शुरू से कोई शौक नहीं था। हाँ, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैवल किया, घूम फिर के आ गए वापस पाकिस्तान। अच्छा, मेरा भी ये दिल चाहता है कि जॉब अपने मुल्क में हो, बिल्कुल वेल सेटल हो बंदा अपने मुल्क में, लेकिन घूमने फिरने जाए, पूरी दुनिया घूमे आप, लेकिन वापस अपने मुल्क। बादशाह यहाँ पर बोलो, बाहर के मुल्क में जाएंगे 5 दिन कोई बंदा आपसे मिलेगा नहीं, 2 दिन उनको मिलते हैं, जिसमें से 1 दिन वो आपको दे देंगे और 1 दिन अपनी फैमिली को। देखिए अर्शद साहब, हमें अपने मुल्क पर फख्र है, और मैं पाकिस्तानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और यही वजह है कि बाहर भी जब जाते हैं ना, तो भाई आप देखें ना पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे वेलकम करती है, पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि उनको कदर है, उन्हें पता है कि अपने मुल्क में ये लोग किस तरह रहते होंगे, जो हमें यहाँ पे फील नहीं होता वो ये फील करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहूंगी कि ज़ाहिर 14 अगस्त भी है, हम भरपूर तरीके से जश्न भी हमने मनाना है, बातें बड़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ इजाज़त का वक्त भी करीब करीब आता जा रहा है, तो मैं चाहूँगी मैसेज दें आप इस खास दिन के मौके पर। अर्शद साहब, पहले आप देखिए, यकजहती का मुजाहरा करें, और सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज। शायरी भी शुरू कर दें आप, मैं बता रही हूँ आपको। सना, आप क्या कहेंगी? मैं बीइंग अ माउंटेनियर एंड ट्रैकर उस हवाले से बात करना चाहूँगी, पाकिस्तान के टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान हैज़ सीन क्वाइट अ बूम इन टूरिज़्म इंडस्ट्री, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने जो है वहाँ पे कचरा फैलाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसका मैं हर दफ़ा, हर इंटरव्यू, हर प्रोग्राम में, अपने सोशल मीडिया चैनल्स में भी यही बताती हूँ कि आप लोग ज़रूर पाकिस्तान घूमें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन प्लीज़ कचरा ना फैलाएं। और ये जो जगहें हैं, ये आप कहते हैं ना कि इफ़ यू रिस्पेक्ट मदर नेचर विल रिस्पेक्ट यू बैक। तो इस चीज़ का बस आप ख्याल रखें। और आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई मैसेज विद कायद-ए-आज़म येट अनदर कोट, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम लोग एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत। क्या बात है, अल्लाह करे कि ये जिम्मेदारी का जो जज्बा है ना, ये हम में पैदा हो जाए, वरना हम वो लोग हैं
जिनके बारे में वो माएँ कहती है ना ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तो जब तक कानून सख्ती से अमल दरामद नहीं ना होगा उसका, तब तक कानून में बहुत ज्यादा सख्ती होगी, अब इससे ज्यादा सख्ती ना करवाओ। उनसे आप क्या कहेंगी? मैसेज, मैं यहाँ ज़ाहिर पाकिस्तानी हूँ और हमारा बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान वतन, और हम सबको इस अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और इसके अलावा मैं जो अथॉरिटीज़ हैं जो है कराची स्पेशली, उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको प्लीज़ साफ़ सुथरा बनाएं। और इतना हम लोग अच्छे और पोश एरियाज़ DHA क्लिफ्टन में रहते हैं और वहाँ पे भी इतनी गंदगी है, और हमें भी ख्याल रखना चाहिए जो अथॉरिटीज़ हैं। बतौर शहरी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी है। आप ये नहीं कह सकते कि सारा इल्ज़ाम या सारा जिम्मेदारी आप अरबाब इख्तियार पे कर दें कि भाई इन्होंने नहीं करना है। लेकिन अफसोस बहुत होता है जब हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ की छोटे छोटे इलाके देखते हैं, वो भी इतनी सफाई होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इतनी गंदगी है, स्ट्रीट्स पर स्ट्रीट क्राइम्स हैं, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। इसमें हमारी गलती है, हम खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। अच्छा फरसीन, आप क्या कहेंगे? अच्छा, एज अ स्पोर्ट पर्सन, एज अ ताइक्वांडो प्लेयर, फाइटर, मैं ये कहूँगी कि अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, मैं भी हूँ मगर और ज़्यादा हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो जो पाकिस्तान फेडरेशंस हैं, ऑल ओवर द ओलंपिक एसोसिएशंस जो हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको और आगे लेना चाहिए, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग करवाना चाहिए, और ट्रेनिंग के अलावा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, और अगर वो स्टेबल नहीं हैं तो उनका जो टैलेंट है ना वो मर जाता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये हमारा मुल्क है और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। बच्चा इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वो मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम किसी से कम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मिल के एक नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन से इजाजत लूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिए और एहतियात करनी है आज, क्योंकि आज आपको पता है कि जश्न तो फिर हमने खूब मनाना है, लेकिन एहतियात से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।